नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 10 मिनट का मैटर रहेगा और 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। पीडीएफ इसका दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी 5 सेकंड स्टार्ट। उपसभापति महोदया, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए मैं तमाम सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि जब जब बजट में कर की वृद्धि का प्रस्ताव आता है मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और इसीलिए समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी यह राय है कि जब तक हिंदुस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं उन सब का संग्रह न करें तब तक हमारी जो योजना है वह कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकती। बदकिस्मती है कि हमारी वैसी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है और इसलिए हमें विदेशों से कर्जा लेना पड़ता है। विदेशों से कर्जा लेना कोई शर्म की बात नहीं है, सब सरकारें लेती हैं और उससे काम चलाती हैं, लेकिन हमारा बराबर यह निजी विचार रहा है कि देश में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाए और अमीरों से ज़्यादा लिया जाए तथा गरीबों से कम लिया जाए। यह हमारा विचार बराबर रहा है, लेकिन मेरी शिकायत है कि अभी जो हमारी सरकार है वह समाजवाद की स्थापना के लिए बात करती है, किंतु जो आर्थिक नीति है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की है, गंगा जमुना की नीति है। और यह जो गंगा जमुना की नीति है वह मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कितने दिन तक यह चलेगी यह तो पता नहीं और इसीलिए हमारी सरकार कभी कभी अमीरों पर रहम करती है। उनसे तो इतना टैक्स लेना चाहिए कि हमें बाहर के जो देश हैं उनसे कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ ही साथ जो मध्य वित्तीय दर्जे के लोग हैं जिनकी माली हालत अच्छी है उन से भी ज़रूर टैक्स लिया जाए और गरीबों से कम लिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जो हमारी समाजवाद की नीति है वह तो अपनी जगह पर सही है, योजना भी हम करते हैं, लेकिन जो हमारी आर्थिक नीति है वह गलत है और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है उसको भी हम ढोए जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि चूंकि हम प्रजातांत्रिक समाजवाद को मानते हैं इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था रखे हुए हैं। दुनिया में जो भी प्रजातांत्रिक समाजवाद की परिभाषा है उसे हमने पढ़ा है, लेकिन जो वित्त मंत्री साहब दलील देते हैं वह समझ में नहीं आती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या होता है यह कि प्रजातांत्रिक तरीके से उसकी योजना बनाएंगे और इसलिए ही उसे प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं, लेकिन उसमें टाटा भी रहेंगे, बिरला भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वे भी रहेंगे। तो यह तो कभी चलता नहीं है, लेकिन चल रहा है। सरकार को इस नीति का परित्याग करना पड़ेगा और जब तक वह इस नीति का परित्याग नहीं करती है तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होगी और तब तक हमारी जो हालत है वह कभी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए हम अपनी सरकार से बराबर कहते हैं कि जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, जो बड़े उद्योग हैं, मूल उद्योग हैं, बैंक हैं, सबका जल्दी से जल्दी समाजीकरण करना चाहिए जनता के लिए। श्रीमान, जब इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव में नीति और सिद्धांत के पक्ष को लाकर रखा गया था। नीति और सिद्धांत का पक्ष यह था कि हमारे इस देश की रचना समाजवाद पर आधारित है, तो इस देश में क्या यह संभव होगा कि हम उद्योग की प्रगति के लिए उद्योग को व्यक्तिगत पूंजी के रूप में आगे बढ़ने का मौका दें या राष्ट्रीय पूंजी के रूप में बढ़ने का मौका दें। हम समझते हैं कि ये दोनों दिशाएं अभी हमारे भारतवर्ष के लिए लाभप्रद नहीं हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में ही हम पूंजी लगा दें और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पूंजी बढ़ाने का या उद्योग के क्षेत्रों में घुसने का अवसर ना दें तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। मगर
हमारे बहुत से माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी लगी हुई है, साधारणतः उन क्षेत्रों में उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, लाभ भी नहीं हुआ है और ऐसे क्षेत्र बराबर घाटे में चलते जा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह होना या उसका मतलब यह लगाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उद्योग खड़े ही नहीं किए जाने चाहिए या उनमें पूंजी का विनियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तभी सफल होते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ऊपर से नीचे तक, डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, उनके कर्मचारीगण, कार्यकर्ता, उस प्रबंध में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान हो। और अगर उनमें से किसी में भी चरित्र में कमी है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जो लगाया हुआ धन है उसके परिणाम उतने अच्छे कभी नहीं आ सकते। इसी प्रकार से यदि व्यक्तिगत क्षेत्र में धन लगाने के लिए एक प्रकार से मनाही कर दी जाए या इस प्रकार के कानून बना दिए जाएं जिससे व्यक्ति विशेष उस उद्योग के क्षेत्र में आए नहीं, तो मैं समझता हूँ हमारा देश एक बहुत बड़ी गलती करेगा। इस बिल के विषय में जब कुछ सोच विचार किया जा रहा था तब बहुत सी दूसरी चीज़ों के कानून इस संबंध में आए। बिल मंगवा कर देखे गए। देखने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्रश्न हैं उन देशों ने इस समस्या को किसी नीति या किसी सिद्धांत के बल पर उसको हल नहीं किया, किंतु तात्कालिक व्यवहारिक आधार पर तय किया। हमारे सरीखे देश की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम केवल समाजवाद की लाइन पर इसका स्वागत करें और इस प्रकार का कानून बना दें तो सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे उपलब्धि कितनी कम क्यों ना हो, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अगर वह उद्योगों में अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जब तक वह पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और इस प्रकार से सारा कानून का आशय पूरे का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ऐसा लगता है कि यह बिल सारी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक है। मैं समझता हूँ इसमें दो रायें नहीं हो सकती कि इस सारी संपत्ति की समुचित रक्षा करने की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस सरकार का जो व्यवहार है और जिस प्रकार का आचरण है और जिस तरह से सरकार ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और उसके बाद आवश्यक सेवा अधिनियम लाकर उसका दुरुपयोग किया है, इस सारे आचरण को मद्देनजर रखते हुए इस बिल का अधिकार जो सुरक्षा बल को दिया गया है वह उचित नहीं मालूम पड़ता। यह बात सही है कि इस बिल में न्यायपालिका के अधिकार, कार्यपालिका के अधिकार, राज्य के अधिकार, इन तीनों अधिकारों पर सरकार ने अतिक्रमण किया है। जिस तरह के प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं, इन प्रावधानों से यह शंका खड़ी होना स्वाभाविक है कि इन का दुरुपयोग सार्वजनिक संपत्ति के नाम पर मजदूरों को दबाने के लिए और उनकी जायज़ आवाज़ को किसी भी तरह से दबाने के लिए किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से अब तक इस प्रकार के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है उसी प्रकार से इसका भी किया जाएगा। इस तरह से ब्लैक अधिकार लेने का मतलब साफ है, इसके कारण मुश्किलें पैदा होंगी। साथ ही आप ही केवल सार्वजनिक संपत्ति नहीं चला रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वे भी करोड़ों की संपत्ति पर अपना काम चला रहे हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कल को क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग भी यही मांग नहीं करेंगे कि उनको भी इसी प्रकार के अधिकार दिए जाएं? उस वक्त आपके लिए उनकी मांग को मानने से इनकार करना कठिन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस सब का एक विशेष प्रभाव होगा। महोदया, आप जानती हैं कि संपत्ति की रक्षा ईमानदारी से होती है, कर्तव्य पालन की भावना से होती है और निष्ठा से होती है। स्पष्ट है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग मजदूरों को दबाने के लिए होगा, उनकी वाजिब मांगों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा, उनको इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। इस प्रकार से भयानक रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग होगा। अगर आपने अब तक आवश्यक सेवा अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया होता तो हम मान लेते कि एक एक्ट का भी दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं। आप यहाँ पर जो भी कानून लाते हैं उनको आसमान बताते हैं, बहुत पवित्र बताते हैं।
और यह भी कहते हैं कि हम इन कानूनों को ईमानदारी से ला रही हैं, लेकिन उनके पीछे जो भावना रहती है वह बहुत गंदी रहती है। आपने सुरक्षा बल के लोगों को अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं दिया। उनकी जो शिकायतें होंगी, उनकी जो परेशानियां होंगी, उनकी सेवा शर्तें जो कमियां होंगी, उनके संबंध में वे कहाँ जाएंगे। आप कहते हैं कि उनके बारे में हम चिंतित रहते हैं, लेकिन अब तक जो भी आपकी सरकार रही वह निकम्मी सरकार रही। हमारे एक मित्र ने तो यहाँ तक कहा, महोदय, हमारे एक मित्र ने कहा कि संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है। राज्य सरकार का काम तो सिर्फ शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के सदस्यों को क्या हो गया है। अगर राज्यों में संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार राज्य को नहीं है तो प्राइवेट संपत्ति की रक्षा कैसे होगी। अगर आपका कहना यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में राज्य सरकारें अक्षम हैं, तो मंत्री महोदय को इस प्रकार का कानून लाने से पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए थे कि सन 1968 से लेकर आज तक अमुक राज्यों की सरकारें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में नाकामयाब रही हैं, इसलिए हमको यह कानून लाना पड़ा है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे 160 शब्द प्रति मिनट की। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली एजुकेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।